नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे थोड़ी सी मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद के बारे में बात करने से पहले आप ये जान लें कि मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो सामान्यतः विद्यार्थी मानता है कि हम मार्क्स के विचारों की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्क्सवाद केवल मार्क्स के विचार तक ही सीमित नहीं है। अगर मार्क्स के विचारों के बारे में बात कोई करना चाहेगा तो सीधा ये प्रश्न पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के विचार ये क्या है, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में क्या कहा है, कार्ल मार्क्स ने उसके बारे में क्या कहा है, या कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन क्या है। जब मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि मार्क्स के विचारों पर आधारित एक विचारधारा बन चुकी है। और उस पूरी विचारधारा का क्या अर्थ है, क्योंकि वाद लगने का अर्थ यह है कि आइडियाज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू आइडियोलॉजी। तो वो मार्क्सवाद का अर्थ केवल मार्क्स के विचारों तक सीमित नहीं है। मार्क्स के विचारों को बाद में जिन्होंने स्वीकार किया और जो उसकी आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार करते हुए उन विचारों को जिसने आगे बढ़ाया, वो सारे विचारक मार्क्सवाद में सम्मिलित होते हैं। इसलिए मार्क्सवाद के अंतर्गत हम मार्क्स तो लेंगे ही, हम एंजल्स को भी लेंगे, हम प्लेखनेव को भी लेंगे, हम कोट्स्की को भी लेंगे, हम लेनिन को भी लेंगे, हम ट्रोट्स्की को भी लेंगे, हम स्टालिन को भी लेंगे, हम माओ को भी लेंगे। हम जो दूसरे विचारक पश्चिम में हुए हैं जिन्होंने मार्क्स के विचारों के आधार पर क्रांति नहीं की, लेकिन उन्होंने विचारों में संशोधन किया और वे स्वयं को मार्क्सवादी मानते हैं क्योंकि वो मूलभूत बातों को स्वीकार करते हैं मार्क्स की। उसमें ग्रामशी है, उसमें ल्यूकाक्स है, उसमें अल्थ्यूजर है, उसमें थोड़े बहुत जॉन-पॉल सार्त्र भी कुछ समय तक मार्क्सवादी था। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मार्क्स के विचारों के जो संचयन है उसमें अपना अपना योगदान दिया है। इसलिए ये सब ब्रॉडली जिसे हम कह सकते हैं मार्क्सवाद की बात नाम की को किया जाता है। इसलिए मार्क्सवाद का अर्थ है कि मार्क्स के विचारों का मार्क्स के बाद में जो कुछ श्रृंखला है वो सब मार्क्सवाद के अंतर्गत आती है। डेविड मैक्लेलन ने 2 किताबें लिखी है, एक है मार्क्स बिफोर मार्क्सिज्म और एक लिखी है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स। अभी डेविड मैक्लेलन ने जो शब्द काम में लिया बिल्कुल सही है कि मार्क्स ने जो शुरुआत में अपनी बातें कही थी, जब वो विचारधारा में उसके बाद कन्वर्ट नहीं हुई थी, तब तक मार्क्स एक अलग विचारक था। और जब उसने विचारधारा का अर्थ क्या है? विचारधारा का अर्थ है कि विचारों के आधार पर दुनिया परिवर्तित करने का प्रयास करने के तरीके, प्रयास करने के वास्तविक कार्य और एक आदर्श राज्य, जो उस आदर्श व्यवस्था या आदर्श समाज या आदर्श राज्य जो उस विचारों पर आधारित है उस तक उसको विवेचित करना और उस तक पहुंचने के तरीके बताना और उसमें स्वयं भी पार्टिसिपेट करना संभव हो। तो उसने कहा कि मार्क्स बिफोर मार्क्सिज्म, यानी वो 1847 में से पहले जो मार्क्स ने लिखा है उसको मानता है कि मार्क्सवाद तब तक वो समाज को परिवर्तित करने की बात नहीं कर रहा है, तब तक वो समाज को विश्लेषित कर रहा है। इसलिए उससे पहले के जो विचार है मार्क्स के, वो बिफोर मार्क्सिज्म माने जाते हैं। और जब मार्क्स 1883 में उसकी निधन हो गया था, उसके बाद में जिन लोगों ने मार्क्स में के विचारों में कंट्रीब्यूट किया है, संशोधन करके या उसको एक्सप्लेन करके या उसको आगे बढ़ाकर, वो सब मार्क्सवाद में आते हैं, जिन्हें कहा जाता है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स। तो ये बात ध्यान रखें, मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग करने का अर्थ है हम मार्क्स और मार्क्स के अनुयायी, या अनुयायी अगर वो नहीं भी है तो भी मार्क्स के विचारों में जिन्होंने को स्वीकार करते हुए जिन्होंने उसमें संशोधन प्रस्तुत किया है या आगे बढ़ाया है, वे सब मार्क्सवाद के अंतर्गत आते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर मार्क्स का वो कौन सी मूलभूत बातें हैं जिनको सारे मार्क्सवादी मानते हो, क्योंकि मार्क्सवादियों में बहुत बड़े अंतर है। सारे मार्क्सवादी एक तरह की व्याख्या मार्क्स की नहीं करते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जो आर्थिक तत्व को महत्व दिया गया मार्क्सवाद में, या जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक
इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, उसमें लेनिन का ज़्यादा योगदान है बनिस्बत मार्क्स के। लेनिन ने उसको ज़्यादा बताने का प्रयास किया कि मार्क्स का कहने का अर्थ ये था। और बाद में लेनिन ने जब वो इसको अपने जो क्रांति करी और उसमें रूस में सोवियत यूनियन बनाया, तब उन्होंने इसी आधार पर अपने मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को आगे बढ़ाया। ये सबसे पहले एंजिल्स बताता है, उसके बाद लेनिन उसको आगे तक ले जाता है। यानी एंजिल्स ने सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स का महत्व बताया बहुत ज़्यादा, कि मार्क्स के विचारों में इसका बहुत महत्व है। बाद में लेनिन ने इसको स्वीकार करते हुए इसके आधार पर क्रांति करी और इसको आगे बढ़ाया। तो मार्क्स के मूल विचार क्या है, जिनको सारे मार्क्सिज्म मानते हैं या सारे नहीं भी मानते हो तो अधिकतर मानते हैं, जिसमें मार्क्सवाद की जब हम बात करें तो ये मूल तत्व है मार्क्सवाद की। पहली उनकी अंडरस्टैंडिंग, मार्क्सवाद की पहली अंडरस्टैंडिंग है कि समाज वर्गों में विभाजित होता है। चाहे कोई भी समाज हो, जब तक साम्यवाद नहीं आएगा तब तक समाज वर्गों में विभाजित रहेगा। ये पहली मान्यता है। वो वर्ग अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूप में पैदा होते हैं। जब पूंजीवाद है तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग होगा। जब फ्यूडलिज्म है, जहाँ पर सामंतवाद है, वहाँ तो सामंती वर्ग और वेसल्स जिसे कहा जाता है, जो किसान उस पर निर्भर है, उनमें होगा। उससे भी पुराने समाज में हम जाएं, ग्रीक सिटी स्टेट्स में, तो नागरिक और स्लेव्स, मास्टर और स्लेव्स, दास और मालिक, इनके मध्य में ये दो वर्ग होंगे। तो वर्ग समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज की रियलिटी है, जब तक कि समाज वर्ग विहीन नहीं हो जाता, जिसका कि मार्क्सवाद प्रयास करता है और जिसकी वकालत करता है कि जब समाज साम्यवादी बन जाएगा उसका अर्थ यह है कि वह वर्ग विहीन हो जाएगा। तो किसी भी मार्क्सवादी थिंकर की बात करें, वो इसमें विश्वास करता है कि जो अभी जिन समाजों का अस्तित्व है या अब तक जितने समाज रहे वो सर्व वर्ग पर आधारित रहे। ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि इन वर्गों का निर्माण मूलतः प्रोडक्शन के फोर्सेस, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंधों के आधार पर होते हैं। यानी इसमें वर्ग की जो अवधारणा है वह मैक्स वेबर की जो वर्ग की अवधारणा है उससे बिल्कुल अलग है। मैक्स वेबर ने वर्ग को परिभाषित किया था कि वर्ग केवल एक आर्थिक तत्व से नहीं बनते, उसमें और बहुत से तत्व होते हैं जो किसी वर्ग को बनाते हैं। जैसे आजकल हम जिसकी भाषा को हम ज़्यादा काम में लेते हैं, जैसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ये वर्ग केवल आर्थिक स्थिति के कारण नहीं बने हैं, इनमें बहुत सी बातें हैं। उनकी बातें क्या है, जैसे प्रेस्टीज, उनकी क्या प्रतिष्ठा है, उनकी क्या ऑनर है, उसमें उनके क्या कार्य हैं, उनके सोचने का तरीका क्या है। ये बहुत सारी बातें मिलकर एक वर्ग को बनाती है। ये मैक्स वेबर का कहना है। वो कहता है आर्थिक तत्व तो एक तत्व है छोटा, लेकिन वर्ग बनाने में बहुत से तत्व मिलकर एक वर्ग को निर्मित करते हैं, जिसमें बहुत सी बातें होती है, जैसे मैंने बताया। लेकिन कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी जो है, कार्ल मार्क्स तो नहीं कहूँगा मैं, मार्क्सवादी जो है या मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सवाद वह मानता है कि वर्ग होते हैं और वर्ग का निर्माण मूलतः उत्पादन की शक्तियों के जो संबंध होते हैं उन पर आधारित होता है। एक वो जो उत्पादन की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं वो वर्ग होता है, एक वो जो उनके अंतर्गत कार्य करते हैं दूसरा वर्ग होता है। अभी अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। ये पूंजीपति और श्रमिक वर्ग कह सकते हैं, सामंती और उनका वेसल्स जिसे किसान वर्ग कह सकते हैं, कृषक वर्ग, उसको मास्टर और स्लेव कह सकते हैं। उनका नाम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग। बूर्जुआ कहते हैं, जो उनको जो वर्ड है बूर्जुआ काम में लिया जाता है। तो नाम कुछ भी करें, लेकिन मूलतः वर्ग होता है समाज में। वर्ग में जो निर्माण होता है वह आर्थिक तरीके से होता है, आर्थिक संबंधों से होता है। और तीसरा, वर्गों के संबंध शोषण के संबंध होते हैं। मार्क्सवादी कभी ये नहीं मानते कि वर्गों के मध्य में समन्वय संभव है। अगर वो व्यवहार में ऐसा करते भी है, जैसे मार्क्सवादी राजनीतिक दल बनते हैं और मार्क्सवादी राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ते हैं, तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वर्गों के मध्य में समन्वय नहीं होता है। अभी जो समन्वय हम कर रहे हैं वोट लेने के लिए, वो सिर्फ टेम्पररी है, जिससे कि वोट लेकर हम सत्ता में आ जाएं। उसके बाद हम वर्ग समाप्त कर देंगे, क्योंकि वर्गों के मध्य में संबंध अच्छे होने संभव नहीं है।
इसलिए नहीं है क्योंकि वर्गों का संबंध शोषण पर आधारित होता है। अब ये संबंध अच्छे कैसे हो सकते हैं? एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण कर रहा है तो उनके अच्छे संबंध कैसे हो सकते हैं? दिख सकते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि नेचर नहीं, उनकी प्रकृति, उनके संबंधों की प्रकृति यह है कि वो एक दूसरे से घृणा करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध काम करेंगे जहां तक संभव हो। अगर संभव नहीं है तो वो सामान्य रूप से साथ चलते रहेंगे। जैसे मास्टर और स्लेव है, वो मानते हैं इनके संबंध अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है। अब मास्टर स्लेव को बहुत अच्छी तरह से रखता हो तो उसको अच्छा मान सकता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं हो सकता, बराबरी का दर्जा नहीं है। तो ये तीसरी बात क्या हुआ कि मार्क्सवाद जिसे हम कहते हैं उसकी कुछ समाज के प्रति कुछ उसकी मान्यताएं है, अंडरस्टैंडिंग है। वो क्या क्या है कि समाज जो है वह वर्गों में विभाजित है, वर्गों का निर्माण उत्पादन की शक्तियां और उनके संबंधों से होते हैं, और वर्गों के मध्य में संबंध शोषण के होते हैं। ठीक है। अब एक अच्छा समाज, आदर्श समाज, साम्यवाद तब स्थापित होगा जब ये समाज वर्ग विहीन हो जाए। जब वर्ग विहीन होगा तो शोषण भी समाप्त हो जाएगा। जब वर्ग विहीन होगा तो एक जैसे सब लोग हो जाएंगे, तो सब लोग सुखी होंगे, अच्छे रहेंगे। ये मार्क्सवाद की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है जिस पर सब लोग विश्वास करते हैं। अब ये कैसे हो, इस पर अलग अलग विवाद है। ये जो बने हैं इनमें इनके स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, इस पर भी अलग अलग विवाद करते हैं। अलग अलग प्रकार की व्याख्या है। कोई मानता है चेतना का बहुत महत्व है, कोई मानता है चेतना का महत्व नहीं है। कोई मानता है कि जो राज्य है वो इतना मजबूत हो चुका है कि इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके स्वयं के स्वार्थ बन चुके हैं। कोई मानता है कि ऐसा नहीं है, राज्य केवल वर्ग के द्वारा ही नियंत्रित होता है। कोई मानता है कि राज्य जो है शोषण करता है तो वो डायरेक्ट हिंसा से शोषण नहीं करता, वो एक सांस्कृतिक जाल फैलाता है जिसमें मूल्य धीरे धीरे प्रेषित करता है समाज में, जिससे कि वो मानने लग जाए। और जो कहा है जैसे कि बेस्ट गवर्नमेंट इज दैट अबाउट विच द सिटीजन्स ओबे देम हैबिचुअली। अच्छा राज्य वह होता है, स्थायी राज्य वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन नागरिक बिना सोचे समझे आदत के अनुसार करते हैं। सोचते नहीं, जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो हमारी आदत है ब्रश करने की, उसमें कोई सोचने की क्या बात है। हम सुबह तैयार होकर नहा धोकर जाते हैं, ये हमारी आदत है, इसमें कोई सोचने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। इट हैज़ बिकम आवर हैबिट। तो अगर राज्य चतुर होता है तो वो अपनी नीतियों से अच्छी अच्छी बातें करके, कल्याण की बातें करके, कुछ कल्याण लोक कल्याण करके भी वो जनता के मन में ये बात बैठा देता है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना उनके हित में, ये हैबिट है। इसके विरोध करने का, सोचने का बिंदु भी नहीं आना चाहिए। हम नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं तो हम थोड़ी सोचते हैं नहीं आज ऑफिस हम ऐसे नहीं जाएंगे, पैंट शर्ट पहन के क्यों जाए, पजामे में चले जाए तो क्या दिक्कत है। ये हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम बाउंड हो चुके हैं इस कल्चर से, इस हैबिट से। ऐसा ही राज्य वो जो होता है वो अच्छा राज्य वो होता है, स्थायी राज्य वो होता है, स्थायी सरकार वो होती है जो हैबिचुअल बना दे सिटीजन्स को उनकी आज्ञा का पालन करने। अब इसके लिए वो बहुत से तंत्र काम में लेती है, जो कि आर्थिक हो जरूरी नहीं है, जो दंड देना भी जरूरी नहीं है, वो सांस्कृतिक लेती है। बड़े बड़े जलसे करेगी, बड़े बड़े त्योहार मनाएगी। जैसे रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर में एम्पायर कैसे अपने सरकारें चलाते थे, सबको सब तरह से संतुष्ट तो किया नहीं जा सकता। हर आदमी की इच्छा जो है वो उसमें ऐसी होती है, उसको सब संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं वो कि वो ऐसे बड़े बड़े एम्पायर बनाते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं जिसको देख के लोग राजी होते रहे और समय व्यतीत होता रहे राजा का। सर्कस जिसे कहा जाता है, ग्रैंड सर्कस। तो इस पे मार्क्सवादियों में आपस में विवाद है कि वर्ग जो है वो अपना स्वरूप बदल रहे हैं, वर्ग विहीन समाज कैसे आए, क्रांति करके आए तो क्रांति कैसे करनी चाहिए। इन सब पे इनमें आपस में मतभेद है। लेकिन ये बात है, ये पूर्ण रूप से मानते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो मूल बातें हैं वो यही है मार्क्सवाद की, कि वो वर्गीय समाज मानते हैं, वर्गों में संबंध शोषण के रहेंगे, वो वर्ग जो है वो आर्थिक तत्व पर निर्मित होते हैं। इसलिए एक वर्गविहीन समाज ही सर्वश्रेष्ठ समाज होता है। ये आपका मार्क्सवाद संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, धन्यवाद।